व्यू। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा चल रही थी, इसलिए शराबबंदी की बात करना कम कर दी। नितिन गडकरी से चर्चा हुई है। शिवराज जी ने भी इस बारे में विचार करने को कहा। दुष्कर्म के मामले 100% आरोपी शराबी होते हैं। अदालत में शराबबंदी का मामला स्टे मिल सकता है यदि विधि विधान से ढंग से ड्राफ्ट तैयार करें। 7 नवंबर से उमा भारती फिर से अभियान चलाएंगी। शराब और नशाबंदी इलाज का अभियान चलेगा। जब तक अभियान सफल नहीं होगा, घर वापस नहीं लौट के जाऊंगी, जंगलों में रहूंगी। शिवराज जी और मीडिया को वीडियो भेजूंगा। नई शराब का नहीं तब तक देख लेती हूं, तब तक इसे लागू नहीं होने दूंगी। जमीन उमा भारती तलाश रही है। इस मामले में जवाब दिया है, मुझे जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद मुझे 2 बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, मैंने खुद मना कर दिया। तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया। यह अभियान बिना किसी राजनीतिक लाभ के नहीं चलेगा। इस अभियान के लिए जीवन की आहुति देने को तैयार हूं। जिन अभियान राज्यों में चलाया गया था वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। 7 नवंबर से शुरू होने वाले अभियान में घर में नहीं रहूंगी। दिसंबर तक अभियान चलेगा। मार्च में नई शराब नीति का प्रारूप तैयार होगा। हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी आप सबसे बात करने की इच्छा थी, क्योंकि सबके मन में 2 अक्टूबर के बाद ये सवाल उठा कि आगे क्या। क्योंकि हमारा जो अभियान चला यह तब चला जब कोरोना का काल आया। मेरी गंगा यात्रा रुक गई और मैं यहीं भोपाल में थी। तो एक टीवी पर मैंने खबर देखी कि गाजियाबाद में जब शराब की दुकान खुली, कोरोना का पहला लॉकडाउन जब हटा, तो वहाँ इतनी भीड़ हो गई शराब पीने वालों की, शराब लेने वालों की, कि लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि पूरे कोरोना काल में कोरोना से बहुत मौतें हुई हैं, लेकिन शराब नहीं पीने से एक भी मौत नहीं हुई। तो ये तो बहुत अच्छा अवसर है। तो मैंने तुरंत योगी जी को फोन किया। शाम को मैं शिवराज जी को मिली कि इस अवसर का लाभ उठा लीजिए, और अब लॉकडाउन हट रहा है तो आप सीमित स्थानों पर ही दुकानें खोलिए, जिसमें आप कुछ स्थानों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मंदिरों को, मस्जिदों को, जिनालयों को, बौद्धालयों को, चर्च को, अदालतों को, अस्पतालों को, शिक्षण संस्थानों को, मजदूरों की बस्तियों को, और जहां लोगों ने आपत्ति की हुई हो उन स्थानों की दुकानों को खोलिए ही मत, क्योंकि अभी सब कुछ आपके हाथ में है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करते हैं। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में ही थी तो इस पर विचार विमर्श प्रारंभ हो गया। क्योंकि एक तो डबल हो गई दुकानें, देशी विदेशी मिला, और फिर अहाते ट्रिपल हो गए। तो एक्चुअली 6000 की जगह 18,000 है। लेकिन अब आप जैसे आशिमा मॉल बंद हुआ, अब आप ये देखो, आशिमा मॉल में शिवराज जी ने ही बंद करवाया मेरे कहने पे। एक साथ 900 लोग बैठ के पीते थे, एक फ्लोर पे 300, और एक साथ 200 लोगों का झुंड जब पी के निकलता होगा तो महिलाओं की क्या स्थिति बनती होगी। क्योंकि वो मार्केट महिलाओं की वस्तुओं का था, उनके श्रृंगार का, और जो होता ना दुल्हन के श्रृंगार का। और शाम को महिलाएं वहां कुल्फी और आइसक्रीम खाने के लिए आ जाती थी। वो सब बंद हो गया है। महिलाएं से हमके घरों में बैठ गई। जब मैंने बात बताई तो शिवराज जी ने उसको बंद करवाया। अब कोर्ट के स्टे की जो बात है, मैं एक बार फिर से उस पर टिप्पणी करूंगी। माननीय कोर्ट के सामने पक्ष ठीक से रखना होगा, विधि विभाग के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। उसके ड्राफ्ट को खुद देखना चाहिए कि उस ड्राफ्ट में कोई कमी ना छूट जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने का हर एक को अधिकार होता है लोकतंत्र में, और कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता। तो शराब का पक्ष भी जाएगा, आर्गुमेंट जिसका सबल होगा वो जीतेगा। तो हमारा आर्गुमेंट सबल होना चाहिए। हमें एक्सीडेंट की संख्या बतानी चाहिए, दुष्कर्मों की संख्या बतानी चाहिए। आज मध्य प्रदेश एक्सीडेंट में भारत में नंबर 2 का स्टेट साबित हुआ कि नहीं। महिला उत्पीड़न में मामले में भी शायद हम शर्मनाक तरीके से टॉप कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो कुछ भी है, जब हम इन आंकड़ों को रखेंगे तो क्या माननीय कोर्ट इन मानवीय घटनाओं का और जीवन का की अवहेलना करेगा? नहीं करेगा। इनको ठीक से प्रस्तुत करना होगा, विषय को ठीक से विषय प्रस्तुत करें, क्षतिपूर्ति करें, और अधिकारियों का सहयोग लें, अधिकारी सहयोग करेंगे। अगर कोई यात्रा निकाल रहा है तो हम उसकी हंसी नहीं उड़ा सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं, और अभी तक भी वहाँ अध्यक्ष का फैसला हुआ नहीं। तो एक प्रकार से वो हैं भी और नहीं भी हैं। तो हर एक का अधिकार है यात्रा करने का, तो वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बस मैं यही कहूंगी कि वो इन बातों को ध्यान में रखें। वो 2-3 बातें जब बोलते हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं कि पीएमओ की ही चलती है,
तो उनके समय पे नहीं चलती थी। उनके समय पे तो वो जो कहते थे वो होता था, तो वैसा तो नहीं होगा ना। वो उनको जो आप दूसरा लोकतंत्र नहीं है भारत में, तो इमरजेंसी क्या थी? लोकतंत्र की शांति क्या इमरजेंसी जो तुमने लगाई थी? तुम कहते हो विभाजन की राजनीति है, तो वो क्या था जो 84 के दंगों में सिखों को ढूंढ के भूना गया और कांग्रेस के नेताओं को सजाएं हों जिसकी? तो ये कर्म तुमने खुद किए हैं, कम से कम इन कर्मों का कोई प्रायश्चित करने वाली यात्रा एक और हो जाए। तो जैसे वो प्रायश्चित यात्रा होगी तो ठीक हो जाएगा सब। तो माननीय कोर्ट भी शराब के पक्ष में थोड़ी फैसला देगा। हमारे विधि विभाग को ठीक से खड़ा होना चाहिए अपने पक्ष के आर्गुमेंट के लिए। अगर हमारा विधि विभाग ठीक से खड़ा होगा तो कोर्ट में स्टे नहीं मिलेगा। अगर हमें ही कमी होगी हमारे आर्गुमेंट में, तब ना कोर्ट में स्टे मिलेगा। ऐसा कौन सी अदालत होगी जो महिलाओं की सुरक्षा को संकट में डालना चाहेगी? मैं अदालत में भगवान की तरह विश्वास करती हूँ, इसलिए विधि विभाग ठीक से ड्राफ्ट बना करके अगर पेश करेगी तो ये तय है कि माननीय कोर्ट की तरफ से शायद ही स्टे मिल पाएगी। और अभी भी इसलिए हम बहुत बड़े सुधार ला सकते हैं। अब इसमें जो बातें हैं कि आगे क्या, तो मैं उसका उत्तर देती हूँ। आगे जवाब देना था और शिवराज जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया सचमुच में, और कोई सोच मेरी कल्पना से परे था कि वो बयान देने वाले हैं और ऐसा बयान देने वाले हैं। तो उनका बयान था इसको एनआईए को, एनआईए नाम है, एएनआई को जो उनका बयान था कि हम परामर्श करेंगे नई शराब नीति के लिए, और मेरी खूब प्रशंसा की उन्होंने और उन्होंने मेरा मान रखा। इस बात को मैं कभी भूलूंगी नहीं। फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगी। और देश में भी भाजपा की सरकार बने, इसमें मैं भाजपा के लिए ही चुनाव प्रचार करूंगी। मोदी जी हमारे नेता रहेंगे, शिवराज जी मेरे बड़े भाई रहेंगे, और मैं शिवराज जी की इस बात को कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे अभियान का उन्होंने इतना आदर किया, इतना सम्मान किया। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन वो ठीक तरीके से लागू हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा इस प्रकार का जीवन 2-4 महीने के लिए जीना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैं फिर इसके साथ खत्म करती हूँ, क्या ब्यूरोक्रेसी के कारण ऐसा होगा कि कोई कमी छूट जाएगी? अब मैं ना उस दिन थोड़ा गलत तरीके से बोल गई, क्योंकि खुले में छुट्टे में बात चल रही थी, वो प्रेस के लिए चल नहीं रही थी, और मैं कहीं मीटिंग में भाषण नहीं दे रही थी, 3-4 लोग बैठे थे। तो मैं ये कह रही थी कि कई बार नेता अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं कि उनके मारे नहीं हो पाए, और सब लोग उसी भ्रम में आ जाते हैं। मेरा अनुभव यह है कि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो ब्यूरोक्रेसी को आपकी बात माननी पड़ेगी, आपके साथ हमकदम होना पड़ेगा। अगर ये तय कर लिया जाएगा कि शराब नीति ऐसी हो तो वैसी ही होगी, और इस मामले में सभी लोग मिलकर के एकजुट हों। एक गुजरात का उदाहरण है, एक बिहार का उदाहरण है, और हमें दोनों उदाहरण से नीतीश, अब एक दिन में नहीं ऐसा हो जाएगा कि वो पहले बहुत अच्छे थे, when he was very good, when he was good then he was very very good, and when he became bad then he became horrible, ऐसा तो नहीं होगा। और इसीलिए अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनने हिम्मत करके शराब पर रोक लगाई। अब वो कहते भी हैं कि ठीक है लोग पी रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मंत्री पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पहले वो चोरों शहंशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं। और हाँ, 8-10-20 लाख तो लोग होंगे जिनका पीना छूट गया होगा। अब ऐसा प्रयोग हो जाए तो हो जाए, ना हो तो कम से कम शिवराज जी ने जो बात कही है और जिस तरह से उन्होंने अभियान के लिए एक नैतिक बल और साहस दिखाया है, वही व्यक्ति कर सकता है जो मुख्यमंत्री होने के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हो, तपस्वी रहा हो, स्वयं का सतोगुणी जीवन हो, और जिसका दृढ़ आत्मविश्वास हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, नैतिक बल हो। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही साथ में आप सभी लोगों का आभार